न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MRS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस में माफी मांगी ममता बनर्जी, नहीं तो दे दे इस्तीफा। ड्रग्स पर हरपाल चीमा का बड़ा आरोप, प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर निशाना। तो खबरें विस्तार से। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस में माफी मांगी ममता बनर्जी, नहीं तो दे दे इस्तीफा। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कोलकाता के प्रतिष्ठित दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की घटना ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इसे लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला। शनिवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने इस घटना को राज्य प्रायोजित अपराध करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद है और राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। और माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय संबित जी से है कि आपको संबोधित करें। आप सभी को प्रणाम। आदरणीय संजय जी धन्यवाद। आज जिस मसले पर ये प्रेस वार्ता हो रहा है, आप सबको विदित है कि 25 जून के दिन कलकत्ता के कस्बा लॉ कॉलेज में जिस प्रकार का एक जघन्य गैंग रेप का केस हुआ है, लगभग 24-25 वर्षीय हमारी बहन एक छात्री, उसके साथ जिस प्रकार का गैंग रेप हुआ है, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल है, अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है। अगर कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए और पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसमें एक कॉलेज के यूनियन का संबंध है। जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम मनोजीत मिश्रा है, मनोजीत मिश्रा खुद ही जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है उसके सेक्रेटरी रहे हैं, वो पूर्व छात्र रहे हैं उस कॉलेज के, बाद में कॉन्ट्रैक्टरी भी करते हैं और लॉ की प्रैक्टिस भी करते हैं। वो खुद टीएमसी का सदस्य है। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जहां वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, खड़े हैं और समय गुजार रहे हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ टीएमसी, मनोजीत मिश्रा, द मेन अक्यूज्ड। उसके साथ जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी, जो बाकी दोनों हैं, वो उस लॉ कॉलेज के छात्र हैं। और इस पूरे घटना चक्र को बहुत ही विस्तार से समझाया है पीड़िता ने। उसने अपने चिट्ठी में लिखा है कि किस प्रकार 25 तारीख को शाम 7:30 बजे से लगभग 10:30 बजे तक मेरे साथ गैंगरेप हुआ। जो घटना चक्र है उसका जिक्र करते हुए मैं कुछ पोर्शंस पढ़ूंगा, आप उसमें से सोचिएगा कि कितना जघन्य था ये कांड। देन J and M and P came inside। इसमें उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। जो J है वो जैब के लिए है, जो M है वो मनोजीत के लिए है और जो P है वो प्रमीत के लिए है। Then J called M and P to come inside. I asked help from them
I asked them to take me to Ruby General Hospital, but they were not helping me. Then I told them at least to bring an inhaler for me. M brought that. I took it and felt better. And I packed my things and went outside to escape and saw that they have locked the main gate and the guard was helpless and did not help. M and P again forcefully took me to the union room. I asked J, that is Jeb, to let me go. I even touched his feet, but he didn't let me go. He instructed M and P to take me to the guard's room and make the guard sit outside. They did so. They took me to the guard's room forcefully. J undressed me and started forcefully rape me. इसमें ग्रामेटिकल एरर है, रेपिंग होना चाहिए, उन्होंने रेप लिखा है, मगर भाव को समझने की आवश्यकता है. Forcefully rape me. Then I fought back. He blackmailed me, threatened me, which he was doing from before. ये एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा. दूसरे पैराग्राफ को देखिए. And called us inside the union room, saying that something needs to be talked about the unit. We went inside. Approximately 7 us of were there. Then I could not read the sentence. मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं. So I dented in J. Started discussing about the unit, his personal life, his power and everything. But after some time, P called me outside the union room and asked me about my loyalty towards J and the unit. I promised him to provide my loyalty towards him and the team, as I was appointed as the girls' secretary. So I gave him the faith of my support towards the unit. Then we went back to the union room, and after some time, J asked me whether P has explained me everything or not. Then I said, yes, Dada, I will always be with the unit. Don't worry. और लास्ट में मैं पढ़ता हूं एक पैराग्राफ. He also tried to hit me with a hockey stick. I just let myself like a dead body. He finished his penetration, forceful intercourse, and left me. I went outside the room at 10:50 p.m. He asked me not to tell anyone. He asked me to tell that we are discussing about the unit inside. After going out, I went to the union room. He threatened me and that he will kill my boyfriend and arrest my parents. बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं जो मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मगर मैं उसका लब्बो लुबाब आपको बताता हूं. यूनियन में 7 लोग, जो कॉलेज यूनियन टीएमसी की प्रचारित है, जो कॉलेज यूनियन टीएमसी की है, उसके 7 लोग इकट्ठे हुए हैं. उनमें ये 3 जो गैंग रेप करने वाले अक्यूज्ड है, जिन्होंने गैंग रेप किया है, वह भी मौजूद है. इनमें से किसी को इस पीड़िता के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना है. उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी कर लो. बाद में लड़की ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं शादी नहीं कर सकती. और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है. गार्ड रूम के अंदर उस पीड़िता को लिया गया है और सबसे दुखद विषय है, गार्ड वहां मौजूद थे. गार्ड को बाहर जाने के लिए इशारा किया गया. गार्ड सब कुछ देखते रहे, मगर गार्ड्स ने कुछ नहीं किया. वो बाहर आ गए और अंदर में फोर्सफुल इंटरकोर्स, रेपिंग, इन सभी शब्दों का प्रयोग पीड़िता ने स्वयं अपने स्वहस्त लिखित चिट्ठी, जो चिट्ठी आज पूरे दुनिया के सामने है, उस चिट्ठी में मैं दिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि नाम भी इसमें होगा. खैर, उन्होंने नाम साइन नहीं किया है. मैं उस पोर्शन को छुपा करके आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो चिट्ठी है. ये वो चिट्ठी है जो चिट्ठी पीड़िता ने लिखा है. आप सोचिए, हॉकी स्टिक से मारा जाता है, उसको एजमेटिक अटैक आती है, वो पैर पड़ती है और कहती है मुझे इनहेलर दे दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ. उन्होंने मना किया, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे. उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेलर की आवश्यकता है. राइट आउटसाइड ऑफ अ हॉरर हिंदी मूवी, जो हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज में कि किस प्रकार से दानव और दैत्य किसी महिला के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार टीएमसी के इन गुंडों ने एक पीड़िता के साथ किया. हॉस्पिटल नहीं लेके गए, बाद में इनहेलर लाके से दिया गया, जान बची, मगर धमकाया गया कि अगर आपने एक शब्द भी बोला
तो तुम्हें तो मारेंगे ही, बॉयफ्रेंड को मारेंगे और माता पिता को सरकार से अरेस्ट कराएंगे। ये जो सरकारी प्रोटेक्शन है, आप सोच के देखिए, टीएमसी के ही एक नेता ने ये काम किया है, मनोजीत मिश्रा। ये है मनोजीत मिश्रा। और मनोजीत मिश्रा को आप किनके साथ देख सकते हैं? ये मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी के साथ है। ये मनोजीत मिश्रा है मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ, जो ममता बनर्जी की काफी नजदीकी मंत्री मानी जाती है। ये मनोजीत मिश्रा है टीएमसी की काउंसिलर और ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ कजरी बनर्जी के साथ। आप देख सकते हैं, खुद सुप्रीमो के साथ हैं अभिषेक के साथ, खुद मंत्री के साथ है मनोजीत, और रिश्तेदार ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ और काउंसिलर के साथ है। ठीक उसी प्रकार आप मनोजीत मिश्रा जो मुख्य आरोपी है उसको देख सकते हैं टीएमसी के एमएलए देवाशीष कुमार के साथ। आप देख सकते हैं उनको टीएमसीपी के प्रेसिडेंट तिरंकुर भट्टाचार्य जी के साथ, और ठीक उसी प्रकार टीएमसी काउंसिलर जो मैंने आपको दिखाया था उनके साथ ये तस्वीर देख सकते हैं। देखिए, ये जो बार बार घटनाएं घट रही हैं बंगाल में, उसके पीछे की सोच को देखिए। इसको कितने लाइटली ममता बनर्जी लेती है। शी टेक्स ऑल दीज ब्रूटल, आई वुड से, रेप इंसिडेंसेस क्वाइट लाइटली। कल्याण बनर्जी जो एक जाने माने एमपी है, सांसद है, काफी नजदीक है ममता बनर्जी की, उनका वक्तव्य देखिए कल, क्या कैलेस वक्तव्य है, किस प्रकार का वक्तव्य है। वक्तव्य में वो कहते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हर जगह हम पुलिस खड़ी कर दे? अगर क्लासमेट ही क्लासमेट का रेप कर दे, दोस्त दोस्त का ही रेप कर दे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्लासमेट का रेप कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब सरकार कुछ नहीं कर सकती, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती है यदि क्लासमेट का रेप करे। दूसरा, यदि कॉलेज के कैंपस के अंदर हो तो सरकार क्या कर सकती है? क्यों? कॉलेज का कैंपस का अंदर का विभाग सरकार से बाहर होता है क्या? इज द कॉलेज अ डिफरेंट स्टेट? इज द कॉलेज अ डिफरेंट कंट्री इन ऑल टुगेदर? वो अपने आप में कोई दूसरा देश होता है क्या कि कॉलेज के अंदर अगर रेप होता है तो उसमें ममता बनर्जी या टीएमसी की सरकार कुछ नहीं कर सकती? पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ था तो उसे साधारण घटना कहा गया था कि यह साधारण घटना है। हंसखली में रेप हुआ था तो लव अफेयर गोइंग रॉन्ग, प्यार था दोनों के बीच में, वो थोड़ा गलत हो गया, उसके कारण हंसखली में रेप हुआ। कुमुदुनी में रेप हुआ तो उसे सीपीआईएम सपोर्टर्स ने कह के उससे अपना पलड़ा झाल लिया। संदेश खली में रेप हुआ तो कहा गया नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ है। आरजी कार में रेप हुआ तो कहा गया द रेप हैपनिंग बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स आर इंटरेक्टिंग मोर फ्रीली, लड़के लड़की ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, इसके कारण रेप हो रहा है। और जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो कहा गया कि मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, ब्रेक द बोन्स, हड्डी तोड़ दिए जाएंगे प्रोटेस्ट करने पर। आप सोचिए अगर इस प्रकार से, रवि कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं अगर स्टूडेंट के ही रेप कर दे, तो आप सोच के देखिए किस प्रकार की ये मानसिकता है। और आखिर ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में, उसको ऐसा लगता है उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। गार्ड रूम के अंदर, द वन हु शुड प्रोटेक्ट, द रूम विच शुड बी सीन एज द रूम ऑफ प्रोटेक्शन टर्न्ड इनटू अ रूम ऑफ ब्रुटैलिटी एंड रेप। इससे जघन्य कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने इस पूरे जघन्य कांड का मुआयना किया है और उन्होंने ये सब कुछ देखने के बाद, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट दिस इज एन एब्सोल्यूट ब्रूटल एक्ट, उन्होंने एक कमेटी बनाया है और वो कमेटी जो जाके जांच करेगी, ये कमेटी 4 दलीय सदस्यों का है और वो सदस्य है, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं, श्री सतपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व पुलिस आयुक्त मुंबई, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री विप्लव कुमार देव, सांसद लोकसभा, एवं श्री मनन कुमार मिश्र, सांसद राज्यसभा।
यह जांच समिति शीघ्र ही घटनास्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर हम सब बहुत पीड़ा में हैं और मुझे लगता है ममता जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम सफाई नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे माफी मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो माफी भी दे और इस्तीफा की पेशकश करे। महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता है। एक दूसरा विषय है, आप जानते हैं कि 25 जून को 50 वर्ष आपातकाल के पूर्ण हुए थे। जब 50 वर्ष पूर्ण होते हैं तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश में उस जघन्य कांड को याद दिलाया जाता है। मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत ही जाना माना अखबार है, 30 दिसंबर 1975 के मैं हेडलाइंस लेके आया हूं। इंदिरा एम्स एट बेसिक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज सर्विस, न्यू दिल्ली, दिसंबर 30 तारीख को छपा। 29 की कहानी है। इंदिरा गांधी भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहती है, यह हेडलाइन था। और इसमें लिखा हुआ है, मिसेस इंदिरा गांधी एड्रेसिंग हर फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर हर डिसीजन टू गो टू द कंट्री indicated that she would seek basic changes in the constitution if returned to power. There was, she addressed, however, no provision in the constitution for calling a new constituent assembly. कुल मिलाकर के आज जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं संविधान बदलने की, सबसे बड़ा तमाचा उनके ऊपर है जब इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मेरा पहला काम संविधान को बदलने का रहेगा। यह हेडलाइन है। दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया में ही छपा हुआ, दिसंबर 29 और 30 को यह छपा है। डज कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द पीपल, आस्क्स इंदिरा। क्या भारत का संविधान भारत के लोगों की सेवा में है? क्या भारत का संविधान भारत के लोगों की सेवा करता है? यह इंदिरा गांधी जी का सवाल था। मैं 4 लाइन पढ़ता हूं। द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड द लॉयर्स टू गिव सीरियस कंसिडरेशन टू द क्वेश्चन whether the constitution was serving the people and whether it was being interpreted in the spirit in which it was drafted. In a 7-minute address to the All India Lawyers Conference convened by the Punjab and Haryana branch of the National Lawyers Forum, Mrs. Indira Gandhi said, if the constitution were to be amended, it would be meant to give meaning to democracy. ये 2 हेडलाइंस, एक हेडलाइन कि मैं संविधान को बदलूंगी यदि मैं सत्ता में आती हूं, और दूसरा हेडलाइन कि भारत का संविधान भारत के लोगों की सेवा नहीं करता है। यह कांग्रेस पार्टी की असलियत को दिखाता है। और कांग्रेस जो 50 वर्ष के इमरजेंसी लागू होने के पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही थी तो कांग्रेस पार्टी तिलमिला रही थी, उसका जवाब है। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो अवश्य पूछे। दीपक चौबे। देखिए, महिलाएं चांद पे हैं, महिलाएं चंद्रयान भी उड़ा रही हैं, साइंटिस्ट भी हैं, महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं। मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि महिलाओं के साथ इस जघन्यता के साथ गैंगरेप हो और उसे जस्टिफाई किया जाए। यदि कल्याण बनर्जी और टीएमसी और ममता बनर्जी जी का यह मामला, इस मामले के बाद यह मानना है कि हर महिला के पीछे पुलिस नहीं लगाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यू रिजाइन। जो दूसरी सरकार आएगी वह व्यवस्था बैठाएगी कि महिलाओं की सुरक्षा कैसी करनी है, किस प्रकार का चाक चौबंद रखना है ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। क्यों?
पुलिस हर मंत्री के पीछे लग सकती है, पुलिस हर मंत्री के घर को गार्ड कर सकती है, तो महिलाओं को क्यों नहीं गार्ड कर सकती है? क्या वीआईपी वीआईपी होता है और महिलाओं को इसी प्रकार छोड़ देना है? इसका उत्तर ममता बनर्जी दे। एक मिनट सर, No, I believe once the Honorable Home Minister has spoken, I don't have the mandate to comment upon it. And as far as the elections, the assembly elections of Tamil Nadu are concerned, we will cross the river when we will cross the bridge when we arrive at the river. So let's be patient. We will answer all your questions and you'll also get answers to all your questions at the apt time. What is the development taking place within 2 months? The time of the announcement, you made it very clear Edapadi will be the Chief Minister of Tamil Nadu. After 2 months, you are making a statement that one of the ADMK leaders will be the Chief Minister of Tamil Nadu. What really happened in 2 months' time? So he's also one of the leader of AIADMK. So what has changed? I don't see anything that has changed in 2 months. Edapadi was given its mandate. So सर एक सवाल के साथ 3 नहीं हो सकता। कमलेश जी, क्या आप ये मानते हैं कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो दो वर्ड है उसको जबरदस्त जबरन मुसीबत किया गया था और समय आने पर उसको विवेचित किया जाएगा? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि 25 जून 2025 ये 50 वर्ष इमरजेंसी के लागू होने के थे और उस समय देश के भिन्न भिन्न हिस्सों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, उन्होंने बहुत सारे गवेषणा हो, स्पीचेस हो, सेमिनार्स हो, उसके माध्यम से अपने मंतव्यों को रखा है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बार बार इमरजेंसी की कुरीतियों को, इमरजेंसी की खामियों को डिस्कस करना ये हमारा धर्म है, ताकि दोबारा हमारे देश के संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, हमारे देश के संविधान को ताक पे न रखा जा सके और हम उसी प्रकार की परिस्थिति को न भुगते। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको आज इसी बात पे फोकस करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को इधर उधर नहीं जाकर, इधर उधर के सवाल नहीं पूछकर केवल और केवल आके माफी मांगनी चाहिए। 50 वर्ष पूर्ण हुए, हमें माफ कर दीजिए, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हमारे लोगों ने इमरजेंसी लगाया था। यही हम चाहते हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अगर उनमें तनिक भर भी डेमोक्रेसी शेष है तो माफी मांगनी चाहिए। विकास चंद्र, सर, मेरा सवाल थोड़ा अलग है कि बिहार में यूथ कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जिसमें चुनाव आयोग को चिन्ह दिखाया गया है और कह रहा है कि क्या हुक्म है मेरे आका और नीचे नीतीश कुमार की और मोदी की तस्वीर। देखिए, आप बहुत दूर से मोबाइल दिखा रहे हैं, उतने दूर से मोबाइल नहीं दिख रहा है, मगर हमें दूर से नतीजे तो जरूर दिख रहे हैं। दूर से नतीजे दिख रहे हैं जिनको आज से ही चुनाव कमीशन जिन दिख रहा है, वो आज एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उनको पता है हार होने वाली है, इसीलिए वो अभी से ही एंटीसिपेटरी बेल की, ये चुनाव कमीशन जिन है इस कारण से हम हार गए। हम तो अच्छे थे, ये चुनाव कमीशन की गलती है। आप देखिए, अनेक राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में आपकी जीत हुई, उस समय तो जिन नहीं निकला। उस समय की कहानी भिन्न और अभी की कहानी जिन्न, ऐसे नहीं होगा। जीत पे भिन्न, हार पे जिन्न, ये इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। आपको मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में।
कड़वा कड़वा भी पीना पड़ेगा, क्योंकि काम भी आपने ऐसे कड़वा कड़वा किया है। आसिफ है नहीं। सर टीएमसी का डिबेट किसी ने उन्होंने आर्टिकल को लेकर कहा कि टीएमसी से कोई लेना देना नहीं, हमारा पार्टी का करता है आजेकर या कस्बा को लेकर लॉ कॉलेज को लेकर के, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े कर दिया और केंद्र सरकार पर कि एनआरसी बैकडोर से लाना चाहती है। मतलब आपका सवाल मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आपकी साउंड नहीं जा रही होगी और जनता को यह सवाल जानना चाहिए। पत्रकार बंधु ने पूछा है कि टीएमसी का आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बंधु जी कह रहे हैं कि टीएमसी ने कहा कि कस्बा लॉ कॉलेज में जो रेप की जघन्य कांड हुई है उससे उनका कोई लेना देना नहीं, और उन्होंने उल्टे केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिया है कि आप पीछे के दरवाजे से एनआरसी लाना चाहते हैं। शर्म नहीं आती है ये टीएमसी को? दे शुड बी शेमफुल अबाउट इट। जब सवाल कस्बा के लॉ कॉलेज में पीड़िता के साथ हुए गैंग रेप के बारे में पूछा गया तो वो कैसे कह सकते हैं हमारा लेना देना नहीं है? कस्बा लॉ कॉलेज कहां है? बंगाल में है। पीड़िता आपकी बेटी है। हम गवर्नेंस में हैं, हम अपने नागरिकों के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि कोई लेना देना नहीं है। अरे जो मेन एक्यूज्ड है, जिसने रेप किया, वो आपके छात्र संघ का सेक्रेटरी रह चुका है, सेक्रेटरी मनोजीत, उसने रेप किया है। और बाकी दो छात्र जो हैं वह भी आपके सदस्य हैं छात्र संघ के, और फिर लेना देना कैसे नहीं है? यही जो सोच है, लेना देना नहीं है, इसी के खिलाफ आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, विरोध प्रदर्शन वगैरह कोई प्लान करके तो नहीं होता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊं। ये तो स्वतः होता है, सेंटिमेंट का विषय होता है, और लोग, साधारण जनता निकल कर आती है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है जिस प्रकार का ये अमानवीय घटना है, ये क्रूरता है, ब्रुटैलिटी है, और एक तरह से ये राजकीय संरक्षण के नीचे हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि माता पिता को अरेस्ट कर लेंगे, बॉयफ्रेंड को मरवा देंगे, गार्ड निकल के बाहर जा रहा है, तो लोग तो सड़क पे उतर के आएंगे। ये लोगों के विवेक के ऊपर है और लोगों के मत के हिसाब से। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग बाहर कब निकलेंगे, लोग किस प्रकार से शांतिप्रिय डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ये लोगों के ऊपर है। कुमार गौरव। सर संगठन चुनाव के लिए आप लोगों ने कई पदाधिकारियों को घोषित किया है राज्यों के लिए, क्या पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी मिलने जा रहा है? ये मेरा मैंडेट नहीं है, और मुझे लगता है जब होगा तो आपको मालूम पड़ेगा। इस विषय पे पार्टी बोलेगी। आमोद राय। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, और बार बार ये कह रहे हैं, आज उन्होंने ट्वीट भी किया इस बात को, कि बिहार में जो नया नाम जोड़ा जा रहा है वोटर लिस्ट में, उसको एक तरह से भाजपा और जो केंद्र सरकार है वो एनआरसी लागू करने की कोशिश के तहत कर रही है। देखिए, ये एनआरसी इत्यादि का विषय समय समय पर कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठाते रहते हैं, तो मुझे लगता है इसमें हमें ज्यादा कमेंट करके, विषय को कॉम्प्लिकेटेड करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। जो लोग राजनीतिक फायदा चाहते हैं, लोगों को डराने के लिए इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करते हैं। भारत के लोग बहुत समझदार हैं, वो सब जानते हैं कि बीजेपी क्या करती है और बाकी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इसलिए लोग भ्रमित नहीं होने वाले हैं इस प्रकार की बातों से। और वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी जी जाके अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बाहर अच्छी अच्छी बातें करके आए हैं, देश के हित को रख के आए हैं, तो मुझे लगता है वो भी जानते हैं, वो बाहर गए थे, उन्होंने समझदारी का परिचय दिया था, वो भी जानते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो पॉलिटिकली ही कह रहे हैं, उसमें सत्यता नहीं है, उतने समझदार वो हैं। विकास चंद्रा। सर, मेरा सवाल एक है कि अभी आपने आपातकाल की चर्चा की, कांग्रेस ने एक बयान जारी किया है और आपके पंच निष्ठा से एक लाइन उन्होंने उठाई है वेबसाइट से, और कहा है कि खुद ही इनके वेबसाइट पर सोशलिज्म शब्द है, लेकिन हमसे कहते हैं कि संविधान से इसे हटाओ, ताकि इससे साफ जाहिर होता है कि ये संविधान की रक्षा करने वाले नहीं है। क्या आपको वेबसाइट पर ही सोशलिज्म लिखना है, ऐसा होता है? देखिए,
आप ध्यान से पढ़िए, कांग्रेस के वेबसाइट में तो करप्शन लिखा है, उनके वेबसाइट में और उनके डीएनए में ही करप्शन लिखा है कि कांग्रेस का डीएनए जो रहा है। और मैं महात्मा गांधी जी के कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, ये गलतफहमी में मत रहिए। वो कांग्रेस पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी अलग अलग है। ये इंदिरा कांग्रेस है, कांग्रेस आई। तो इसलिए ये जो जनता के मन में वहम रहता है कि वो कांग्रेस पार्टी वही वाली कांग्रेस पार्टी चली आ रही है, नहीं भैया। महात्मा गांधी जी की कांग्रेस तो भारत के लिए लड़ रही थी और महात्मा गांधी जी ने कहा था ये तो समाप्त कर देना है कांग्रेस पार्टी को। ये तो महत्वाकांक्षा के लिए परिवार ने कांग्रेस बनाया जिसका नाम कांग्रेस आई है। और कांग्रेस आई के डीएनए में वी है ही नहीं, उसमें केवल मी है, आई है। केवल मैं, मेरा परिवार, मेरे परिवार का भरण पोषण, करप्शन, यही उनके डीएनए में है। और इस कारण से मुझे लगता है कांग्रेस किसी को पाठ ना पढ़ाए। कांग्रेस पहले अपने आप को देखे, अपने गरिबान में झांके और उसके बाद किसने सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगाया है, किसने सर्वाधिक अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके विषय में खुद ही जान ले। आंकड़े हैं, साफ हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। ड्रग्स पर हरपाल चीमा का बड़ा आरोप। पंजाब की राजनीति में नशा विरोधी अभियान को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि अकाली दल और भाजपा की सरकार के दौरान पंजाब में ड्रग्स विदेशों से लाए गए और पंजाब के युवाओं का जीवन बर्बाद किया गया। हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि पूरा देश और पंजाब जानता है कि जब पंजाब में अकाली भाजपा सरकार थी तब वे विदेशों से ड्रग्स लाते थे और पंजाब के युवाओं को मारते थे। अब जब ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वे उनके बचाव में उतर आए। इससे साफ होता है कि उन्होंने ही पंजाब को लूटा है। आप जानतागा कि जदों देखिए पूरा देश जानता है, पूरा पंजाब जानता है, जब पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इन लोगों ने सरहद से पार बाहरले देशों से नशा लाके पंजाब के युवा को मारने का काम किया, पंजाब के नौजवान को मारा। अब जब उस नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सब इकट्ठे हैं। आप सभी लोगों ने पंजाब विधानसभा की कार्रवाई देखी है, कितनी बार कांग्रेस वाले विक्रम मजीठिया के वो नशे का तस्कर बोलते थे, हजारों बार उन्होंने पंजाब की विधानसभा में बोला, हजारों बार कांग्रेस के एमएलए ने डिमांड करी कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हजारों बार ये बोला गया कि चाचा भतीजा की सरकार काम कर रही है। अब जब नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो अब सभी लोग डिफेंस में आ गए, अब सभी लोग उसको बचाने में आ गए। इससे पता चलता है कि इस हमाम में सब नंगे हैं और सब लोगों ने पंजाब को लूटने का, पंजाब को बर्बाद करने का काम किया। सब लोग, आप लोग चन्नी साहब की पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। आप विधानसभा में खड़े हैं, प्लीज चन्नी साहब का पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू का निकाल लीजिए, राजा वड़िंग का निकाल लीजिए, सुखपाल सिंह खैरा का निकाल लीजिए। सभी लोगों ने ये बोला है पंजाब की विधानसभा में कि जो बोला था नशा तस्कर, उसने 6000 करोड़ रुपए का इलीगल धंधा, चिट्टे का, ड्रग का पंजाब में किया था। ये सभी आरोप इस पवित्र विधानसभा में संविधान की सुगंध खाके पूरे कांग्रेस वालों ने, उन्होंने मुख्यमंत्री की सुगंध खाके, चन्नी जी ने और कैप्टन साहब ने मुख्यमंत्री की सुगंध खाके इस विधानसभा में बोला है। अब लोगों में जाके बोलते हैं कि हम गलत कार्रवाई कर रहे हैं। इससे इनका दोहरा चरित्र पता चलता है कि ये सब आपस में मिले हुए हैं, आपस में रले हुए हैं। पर लेकिन हम नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी नशा तस्कर होगा उसको जेल में डालें। देखिए, एक्स डीजीपी ऑफ द पंजाब, एक्स इन्फोर्समेंट के डायरेक्टोरेट जो हैं, वो सब लोग आके आज हमारी जो सेट बनी हुई है, जो विजिलेंस की टीम बनी हुई है, उसमें एविडेंस दे रहे हैं कि कैसे इन्होंने पंजाब का लूटा हुआ पैसा बाहरले स्टेटों में इन्वेस्ट किया, कैसे शेल कंपनीज बनाई, कैसे सबूत नष्ट किए। ये सब एविडेंस आ रहा है। अभी देखिए, अभी रिमांड पे चल रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मेरा मानना है कि सबके सामने
पंजाब के लोगों के सामने सबूत आएंगे और पंजाब की हमारी बहनें, माएं, हमारे भाई, उन सभी को जस्टिस मिलेगा, उन सभी को इंसाफ मिलेगा जिनके बच्चे ड्रग्स से मौत होगी जिनकी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर निशाना। बिहार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव के 10,000 कलम बांटने के ऐलान पर तीखा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को कलम वाले नहीं बंदूक वाले तक कह डाला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव का कलम बांटना वैसा ही है जैसे जंगल में शेर दूध बांटता है। समझ लीजिए कि शेर दूध पिलाकर आपको खा जाएगा, इसी तरह तेजस्वी लोगों को कलम देकर बर्बाद करने जा रहे हैं, बदले में उन्हें बंदूक थमा देंगे। कलम बांटना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव का कलम बांटना ऐसे है जैसे जंगल में शेर जो है वो दूध बांटने लगे। तो अगर जंगल में शेर दूध बांट रहा है तो समझिए कि दूध दिखाकर आपको खाने वाला है। तो तेजस्वी यादव कलम दिखाकर आपको बर्बाद करने वाला है, आपके हाथ में कट्टा पकड़ाने वाला है। तेजस्वी यादव कलम वाले लोग नहीं है, ये सब कट्टा वाले लोग हैं। हाँ, कौन है भैया? हैं तो दूसरे नंबर तीसरे नंबर हमको मालूम नहीं है। बिहार में किसी मंत्री का कोई हैसियत नहीं है, खाली सब उगाही मंत्री है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ का बिहार का सर्वदलीय नेता है अशोक चौधरी। आपने बिहार में देश में सुना है लोग अपना दल बदलते हैं। ये सर्वदलीय नेता है अशोक चौधरी जो एक ही बार में सारे दल में है। खुद है जदयू में, बाबूजी थे कांग्रेस में, बेटी है भाजपा में, दामाद को दे दिया आरएसएस भाजपा में। तो ये जो है आप किसी सर्वदलीय नेता है, इसके बावजूद जनता का जो रुझान है वो देख लिया, उसको मालूम है कि नवंबर के बाद वो बेरोजगार होने वाला है। तो 56 साल की उम्र में गलत तरीके से प्रोफेसर बना है। बताइए, पढ़े लिखे लड़के टीचर नहीं बन पा रहे हैं। आप आएंगे तो ये सब इंक्वायरी होगी। सुनिए ना, आएंगे उतना समय लगेगा। बताइए 56, कोई पूछिए कि अशोक चौधरी कौन परीक्षा पास किया है कि प्रोफेसर बना है? कौन परीक्षा पास किया है? 56 वर्ष की उम्र में ये आदमी पीछे से पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि नवंबर के बाद राजनीति से बेरोजगार होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता में बलात्कार विरोधी प्रदर्शन के दौरान सुकांत मजूमदार सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की हिरासत। पश्चिम बंगाल 25 जून की शाम को कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का चेहरा है। ममता बनर्जी ने राज्य में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। पुलिस ने मुझे और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार पर लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। So this is the face of the democracy in the state of West Bengal. Mamata Banerjee has ruined the democracy in the state of West Bengal. It is a carbon copy of the Mamata Banerjee. She is the carbon copy of the GMP. थोड़ा साइड बोलो भाई। Police has arrested me and other workers also. Not only so, police even they are debarring us from saying our line, our statement. They are also, you know, they have arrested so many girls and boys of our party. Police पूरो दमे ममता बंदोबस्त। बढ़ते अगली खबर की ओर। शेफाली जरीवाला के निधन पर विकास पाठक का भावुक बयान। मशहूर यूट्यूबर विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ ने अभिनेत्री मॉडल शेफाली जरीवाला के निधन पर अपनी भावनाएं साझा की है। उन्होंने बताया है कि वे शेफाली को तब से जानती थी जब दोनों ने बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था। विकास पाठक ने कहा है कि शेफाली उनके लिए बहन जैसी थी और उनका प्यार दिल से था। विकास पाठक ने आगे कहा कि मैं उसे तब से जानता हूं जब हमने बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था।
वो मेरे लिए बहन की तरह है। अब मैं जिंदगी भर उसके फोन का इंतजार करूंगी। मैं उसे चुपड़ी कहती थी, उसका नाम आज भी मेरे मोबाइल में वैसे ही। पहले तो हमारा जो बिग बॉस 13 सीजन था, तब से मैं उसको जानता हूँ, तब से उसको बहन नहीं बेटी जैसा उसके साथ वो मेरे साथ थी। और साल में उसका ना 3 बार तो ऐसा वो फोन बजता था ना, जिससे पूरा घर एकदम ये हो जाता था कि एक तो वो रक्षाबंधन के टाइम, एक गणपति बापा के टाइम, एक भाऊ बीज के टाइम। वैसे तो कॉल हम लोग के चालू रहते थे, मगर वो 3 साल में 3 दिन ऐसे रहते थे ना, जिसमें हम लोग का ये रहता था कि कभी मिलने वाला है, कितना बजे आने वाला है, क्या बनाने वाला बनाओ तेरे लिए, ये सब चलता था पूरा। अभी वो बेटी नहीं रही है दुनिया में, तो अभी क्या सोचने का, एक बस ऐसे है कि जिंदगी भर अभी बस वो मोबाइल में इंतजार करो कि कब फोन बजेगा, ऐसा है ना। एक वो पीछे आई जिसका आज भी मोबाइल में नंबर है, मगर वो बजता नहीं। और अभी एक दूसरी वो अभी बाद में बताया ना, मेरे मोबाइल में उसका नाम क्या लिखा है मैंने, उसको मैं चुपड़ी बोलता था, मेरी चुपड़ी। तो पहली बार तो मैं बहुत मुश्किल से ना किसी को अपना बनाता हूँ, किसी के साथ रिश्ता बहुत मुश्किल से बनाता हूँ। ऐसे तो बहुत रिश्ते हैं फालतू के जो दिखावा करते हैं, बस कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको मैं दिल से चाहता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ, परिवार है मेरा वो। तो उसमें से ये एक थी। ऐसी वो होती रहती है, वैसी बात होती रहती है। एक 5-6 दिन में, 10 दिन में एक बार तो हम लोग का दोनों का बात होते रहता है कि क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। मैं इधर गई थी, मैं उधर गई थी, मेरे को पूछती है तू कभी अभी दुबई कब जाने वाला है। अभी बीच में फोन आया था, दुबई कब जाने वाला है। मैं बोला अभी तो फिलहाल है यहाँ पे, मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो हमारा वो दोनों का वो चलते रहता है बातचीत, मगर ये अचानक में कल होएगा वो सोच भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा क्या हुआ है। अभी तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उसको, वरना जो बोल रहे हार्ट अटैक आया, वो इतना कमजोर उसका दिल नहीं था। वो नाम के लिए लड़की थी, मगर वो एक घर के एक पिता का एक लड़का था, वो जो पूरा परिवार संभाल देते हो। तो अभी पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा कि किस वजह से उनकी मौत हुई है। अभी देखो ये सब चीजें तुरंत बोलना, ये मुझे नहीं लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट उनका काम कर रहा है। डॉक्टर अभी उनका पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि किसका क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बस एक ही है कि यार वो एक बाप को अभी उनके ऊपर 25 लाख रुपया खर्चा किया था उन्हें, उनके पिताजी के ऊपर। उनका ऑपरेशन करवाया, सब करवाया। अभी मेरी बात हुई थी तब बोले कि उसने बोला था कि अभी तो आपका उम्र 75-76 हुआ है, अभी आप मजे करो, ऐश करो, खाओ पियो मस्त, अभी टेंशन नहीं लेना। अभी वो पिता देखो, हर माँ बाप अपने बेटी को, बेटी की आरती को, बेटे की आरती को जो कंधा लगाता है ना, उसके ऊपर पता चलता है उसको कि क्या होता है। क्या करे अभी, क्या करे। अभी जिंदगी भर तो हम उनको बस याद ही कर सकते हैं ना, बाकी सब उसके ऊपर वाले की, उसके हाथ में रहता है। आया है वो जाएगा, मगर ऐसा जाएगा वो थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है ना। ऐसा कोई जाएगा वो शॉकिंग हो जाता है, अचानक में हंसते खेलते बात करते और ऐसे अचानक में चला गया, तो थोड़ा दुख तो होता है ना। ऐसा मोमेंट एक तो बिग बॉस में जब मैं बीमार रहता था तो बस मेरे साथ मेरी सेवा करती थी। फिर यहाँ पे रक्षाबंधन में बहुत खुश रहती थी मेरे साथ, बहुत खुश। उसको मैं सरप्राइज देता था, उसके लिए गिफ्ट लाता था। बहुत यानी उसकी यादें बहुत सारी है, जिसकी वजह से ये आंखों में आंसू आ जाते हैं ना। ऐसा है, बहुत प्यारी बच्ची थी मेरी। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है ना। बस उनके लिए यही बोलूंगा कि उनके लिए अच्छा प्रार्थना करो भगवान से, क्योंकि किसी का अभी टाइम बोल के नहीं आता है, कौन कब चला जाएगा। वो राजा हो या फकीर हो, जाना तो है।
उसके मर्जी के सिवा कुछ नहीं होता है ना। जो होगा वो बस उसको जो अच्छा था अभी तक की उसकी जर्नी यही तक थी, इसका मतलब ऊपर वाला जाने अभी क्या। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का हमला। कोलकाता में हाल ही में सामने आए कथित सामूहिक बलात्कार मामले ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मेघवाल ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति से अपराधियों को और अधिक अपराध करने का साहस मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को भी दर्शाती है। ये बंगाल में ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये बार बार हो रहा है। आरजी कर की घटना आप लोगों ने देखी, अब लॉ कॉलेज में गैंगरेप, और ये जो तुष्टीकरण की नीति वहां की जो मुख्यमंत्री ममता जी जो फॉलो कर रही है कि एक वर्ग उनके लिए सब कुछ है, इसके कारण जो अपराधी है उनमें ये भावना बलवती होती जा रही है कि अपराध करो कुछ नहीं होगा, ममता जी हमें बचा लेगी। इसलिए ये अपराध की घटनाएं बार बार होती है। ये शर्मसार करने वाली है, बंगाल को भी, पूरे देश को भी, और दुनिया में भारत की तस्वीर खराब करने वाली घटनाएं वहां होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में तय किया है कि हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुरी रथ यात्रा के दौरान भगदड़ की खबर, विस्तृत जानकारी का इंतजार। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मचने की खबर सामने आई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार रथ खींचने की प्रक्रिया के दौरान भारी भीड़ एकत्र होने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन और पुलिस बल मौके पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि घटना की विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी। वह स्थानीय निवासी स्वाधीन कुमार पांडा ने आयोजन में भारी अव्यवस्था का आरोप लगाया है। स्वाधीन कुमार पांडा, पुरी का वासी हूँ। सर, ये जो दुखद घटना घटी है इसके बारे में क्या आपके पास क्या तथ्य, क्या है, कैसे हुआ है? सुनिए, कल रात 2-3 बजे तक हम भी मंदिर के पास थे, लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ जी के पास माँ सुभद्रा और बलभद्र भैया के रथ है, लेकिन जो आदमी जाता है तीनों रथों का दर्शन करके यू टर्न लेता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया, उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था, और एग्जिट के द्वार में इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। इसीलिए जेन्युइन साधारण आदमी जो जगन्नाथ तीन रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। लोग सोचते थे इतने दूर क्यों चल के जाएंगे एग्जिट के लिए, उधर से ही रिटर्न करके चले थे। एक रास्ता रह गया जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा एवं ट्रैफिक में व्यवस्था भी बहुत गलत था, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास गाड़ी बहुत मात्रा से मंदिर के पास आता रहा रात भर। इसी तरह से भीड़ का नियंत्रण प्रशासन से ठीक से नहीं किया, पर एग्जिट मुख्य समस्या था। जो एग्जिट का पॉइंट साधारण आदमी के लिए होता था पहले, उसको बंद कर दिया। इसके वजह से सिर्फ तीसरा दिन है, अभी और भी दिन देखिए, रथ यात्रा के दिन भी बहुत आदमी मरे, लेकिन जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने उस मौत को बंद कर दिया। लोगों को दिखाया नहीं, प्रेस में दिखाया नहीं, इतने आदमी मरे। लेकिन उस दिन भी हमको पता है 7 आदमी रथ यात्रा में मरे थे। उसके बाद भी प्रशासन उसको घुमा के, लुचा के, छुपा के बोला कोई जीरो कैजुअलिटी है, कोई आहत नहीं है। उसके उनको ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आज कितने लोगों का इंतकाल? तीन आदमी, 2 महिला और 1 जेंट्स, 1 आदमी का मौत हो गया। बहुत दुखद है, लेकिन इसका जिम्मेदार पूरा ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि एग्जिट नहीं था ना, एग्जिट नहीं था। एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहाँ था वहीं पर उन्होंने वीआईपी के लिए व्यवस्था बनाया था। इसके बदले से लोग ज़्यादा दूर चल के एग्जिट करने के बदले वही रास्ते से, और महाप्रभु दर्शन के लिए लोग आते नहीं लोग। और एक भी पुलिस भी रात में नहीं था, एक भी प्रशासन का अधिकारी रात में कोई भी नहीं थे। सब वीआईपी का सेवा करके जो उनको वीआईपी के ट्रीटमेंट के लिए उनके रास्ते में खड़ा थे, जिसके वजह से रथ के सामने ये दुर्घटना घटी। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ନଜର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆମେ
कलेक्टर के अच्छे ताकत चेष्टा करा जदि से दर्शन करेंगे तेणु दर्शकों संख्या एक प्रकार अधिक हो जाता जो जेहतु संस्कृत जगह बहुत कम जगह बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल पुलिस हाफ मैराथन को राज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने रविवार को शिमला में आयोजित 12वीं हिमाचल पुलिस हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मैराथन का आयोजन नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया है। खास बात यह रही कि भारी बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। इस मैराथन में सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ साथ दिव्यांगों की भी भागीदारी ने सभी को प्रेरित किया है। देखिए, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ये तो ठीक है, दिव्यांग भी आकर के आज इस कार्यक्रम में अपने को सम्मिलित किए हैं। प्रकृति अपना काम कर रही है और हिमाचल के लोग पुलिस के साथ नशा मुक्त करने के लिए यह दौड़ लगा रहे हैं। हाफ मैराथन का जो है, मुझे लगता है कि यह उत्साह निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश से नशा को पूरी तौर पर खत्म करेगा। इसके लिए मैं हिमाचल वासियों को, पुलिस के लोगों को, प्रशासन को अपने साधुवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं और मैं जानता हूं कि यह उत्साह समय ले सकता है, लेकिन हिमाचल को नशा मुक्त करके ही रहेगा। बारिश के बावजूद भी युवाओं में, बुजुर्गों में हमने उत्साह देखा है। नशे के खिलाफ इस लड़ाई कितना महत्वपूर्ण है इस तरह का इंथुजियाज्म। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात संडे ऑन साइकिल बना राष्ट्रीय आंदोलन। देश भर में फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिट इंडिया मूवमेंट में अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने गुजरात के भावनगर में आयोजित संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में भाग लेकर फिटनेस और स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि
पीएम के फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हर रविवार को पूरे देश में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज संडे ऑन साइकिल देश में एक आंदोलन बन गया। उन्होंने बताया है कि यह कार्यक्रम अब तक 6000 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जा चुका है और इसमें स्वच्छता योद्धाओं और कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए देश में हर संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम आयोजित होता है। आज संडे ऑन साइकिल देश में मूवमेंट बन चुकी है। मुझे आज खुशी है कि देश में 6000 से अधिक स्थानों पर स्वच्छता सेनानी यानी कि हमारे नगर, हमारे शहर को स्वच्छ रखने का काम करने वाले हमारे स्वच्छता कर्मियों के साथ संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम करा गया। मेरा होम टाउन पालिताना में भी मैं मेरे साथी स्वच्छता कर्मियों के साथ संडे ऑन साइकिल करके ये प्रयास करा है कि हम सब फिट रहे, हम स्वस्थ रहे। और आज हम ये भी संदेश देश को देना चाहते हैं कि साइकिलिंग ये छोटे लोगों का व्हीकल नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए हम सब लोगों को साइकिलिंग करनी चाहिए। दुनिया में यही ट्रेंड है, बड़े हो या छोटे हो, सब लोग साइकिलिंग करके स्वस्थ रहने की, फिट रहने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम सब देशवासी हर संडे साइकिलिंग करें, स्वस्थ रहे और समृद्ध भारत में अपना कंट्रीब्यूशन दें। आप लोग वैन में बैठिए, वैन में। भारत माता की जय। वंदे वंदे भारत माता की। एक मिनट पंचर लग गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरादाबाद के कई इलाकों में भारी बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित। यूपी के मुरादाबाद शहर के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे सड़कों पर जल भराव और यातायात में बाधा जैसी समस्याएं देखने को मिली। अचानक हुई तेज बारिश ने स्थानीय प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। बारिश के कारण कई इलाकों में निचले मोहल्लों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। दुकानों और घरों में भी पानी घुसने की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन की ओर से अब तक किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नगर निगम की टीमें जल निकासी में जुटी हुई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
आदित्य ठाकरे ने शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा। महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग में चल रही गड़बड़ी को लेकर युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। खासकर 10वीं के रिजल्ट के बाद 11वीं में प्रवेश प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मातोश्री में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे से इस्तीफे की मांग की। वहीं देवेंद्र फडणवीस सरकार के 100 दिनों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए आदित्य ठाकरे ने कई विभागों में गड़बड़ी और घोटालों का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि फडणवीस सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और वे कह रहे हैं कि ये पॉलिसी बनाई गई, वो पॉलिसी बनाई, लेकिन कई विभागों में गड़बड़ घोटाले शुरू हो गए। स्कूली शिक्षा विभाग में तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोर्चे से दूरी लेकिन हिंदी का विरोध जारी, कांग्रेस का रास्ता अलग, हर्षवर्धन सबका। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने राज ठाकरे के 5 जुलाई के मोर्चे को लेकर कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सबकाल ने कहा है कि पार्टी मोर्चे के उद्देश्य का समर्थन तो करती है लेकिन उसमें शामिल नहीं होगी। सबकाल ने कहा है कांग्रेस राज ठाकरे के 5 जुलाई के मोर्चे का समर्थन करती है लेकिन उसमें शामिल नहीं होगी। कांग्रेस का रास्ता अलग है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब राज ठाकरे के नेतृत्व में मराठी भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर 5 जुलाई को एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी पर भड़की सूले, कहा संविधान बदलने नहीं देंगे। आरएसएस द्वारा संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग पर हंगामा शुरू है। इस पर शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी अपना विरोध दर्शाया है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले द्वारा संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि संविधान में जो लिखा है उसे सभी से सलाह मशविरा करने और चर्चा करने के बाद शामिल किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम यह कहते रहे हैं और उनका नारा है अब की बार 400 पर बदलेंगे संविधान। यही बात भाजपा के 2 सांसद लोकसभा में कह रहे थे। हम इस देश में किसी को भी संविधान बदलने की इजाजत नहीं देंगे। जो है संविधान में, वो संविधान में सबको पूछ के चर्चा करके रखा गया है। ये संविधान बदलने की जो बात ये सरकार कर रही है, यही हम कह रहे थे। आपको याद होगा अब की बार 400 पार बदलेंगे संविधान, ये बीजेपी के 2 वरिष्ठ सांसद ये कह रहे थे लोकसभा में। आपको याद होगा, इस देश में हम किसी को संविधान बदलने नहीं देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हवा में अटकी 300 यात्रियों की जान। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में मुंबई की ओर आ रही इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट ET 640 देर रात गंभीर तकनीकी समस्या के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ा। एयरलाइंस के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में मिड एयर डिप्रेशराइजेशन की स्थिति के कारण 7 यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई है। विमान ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 1:30 बजे आपातकालीन लैंडिंग की। इस घटना में एक यात्री की हालत गंभीर हो गई है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। विमान में करीब कुल 300 यात्री सवार थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। वजीरिस्तान हमले में नाम घसीटने पर भड़का भारत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वजीरिस्तान इलाके में हुए आत्मघाती हमले के लिए भारत को दोषी ठहराने की पाकिस्तान की कोशिशों को नई दिल्ली ने शनिवार रात सिरे से खारिज कर दिया है। इस हमले में कम से कम 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 24 घायल हो गए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने पाकिस्तानी सेना का आधिकारिक बयान देखा है जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया। मंत्रालय ने कहा है कि हम इस बयान को पूरी तरह से खारिज कर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरी रथ यात्रा भगदड़ पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। पुरी में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए ओडिशा की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मैं मृतकों को श्रद्धांजलि देता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वर्षों से यह धार्मिक उत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता रहा है, लेकिन ओडिशा की भाजपा सरकार ने इसे राजनीतिक आयोजन में बदलने का प्रयास किया। उन्होंने आगे कहा है कि इस पूरे हादसे में राज्य सरकार की अहम भूमिका रही है और सरकार को चाहिए था कि वह व्यवस्था को लेकर अधिक सतर्क रहती। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है ये दुर्घटना। मैं अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई, काफी लोग इस स्टैम्पीड में घायल हैं। मैं मृतकों को श्रद्धांजलि देता हूं और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं।
उड़ीसा की भाजपा सरकार से मैं इतना कहना चाहता हूं, वर्षों से ये धार्मिक समारोह बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने की जो कोशिश की है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है इस दुर्घटना में। पूर्ण सुरक्षा के साथ परंपरागत ढंग से इसे मनाया जाना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा सरकार ने किया है। मैं एक बार फिर भगवान जगन्नाथ से कामना करूंगा कि वो जो घायल हैं उनको शीघ्र स्वस्थ करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मन की बात के 123वें एपिसोड पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया आभार। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड को लेकर बिहार में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहे हैं कि इसमें देश के विकास और प्रगति के साथ साथ योग और आपातकाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि मन की बात में पीएम मोदी ने देश के विकास और प्रगति पर बात की, खास तौर पर योग और आपातकाल के महत्व को याद किया। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश कैसे बढ़ रहा है और देश कैसे विकसित हो रहा है और योगा और इमरजेंसी को विशेष तौर पर याद किया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और बिहार के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, जब बिहार में लोग कहते थे कि आईटी फाइटी होता क्या है। उस बिहार के 70% से अधिक लोग ईमेल के द्वारा वोटिंग कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक दिन है कि आज बिहार के लोग ईमेल के द्वारा वोटिंग करने का काम 70% से अधिक कर रहे हैं। यहाँ गरीब पिछड़े लोग रहते हैं, इसके बावजूद देश समृद्ध हो रहा है। बिहार आगे की पंक्ति में खड़ा है और जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया उसमें से 70% से अधिक वोटिंग हो, ये ऐतिहासिक कार्य बिहार के निर्वाचन आयोग ने किया। लेकिन तेजस्वी यादव वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इलेक्टोरल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज। मंत्री कपिल मिश्रा ने नए फैसलों का किया खुलासा। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया जाएगा और मुख्यमंत्री के निर्देश पर कई अहम बदलाव किए गए ताकि यात्रा सुगम और व्यवस्थित हो। कपिल मिश्रा ने बताया है कि दिल्ली में श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया जाएगा। सीएम के निर्देश पर 3 बदलाव भी किए गए हैं। कांवड़ यात्रा समितियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे कोई बिचौलिया नहीं होगा। कांवड़ शिविरों के लिए 1200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई है। बिजली की सिक्योरिटी राशि को घटाकर 25% कर दिया गया। यात्रा के लिए दिल्ली सरकार इस बार विशेष तैयारियां कर रही है। सभी कांवड़ियों का, भोले के भक्तों का भव्य स्वागत दिल्ली में किया जाएगा और उसके साथ साथ विशेष व्यवस्था। इस बार 3 बड़े परिवर्तन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किए जा रहे हैं। पहला परिवर्तन ये है कि अब डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कांवड़ सेवा समितियों के आयोजक समितियों के खाते में किया जाएगा। बीच में कोई ठेकेदार नहीं होगा। तो आयोजन के लिए जो भी सरकार की सहायता होती है वो सीधे इन समितियों के खाते में जाएगी। इसके साथ साथ 1200 यूनिट बिजली फ्री की गई है सभी कांवड़ शिविरों के लिए और जो सिक्योरिटी ली जाती थी बिजली की वो भी केवल 25% कर दी गई है। और सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि आपको कांवड़ शिविर के आयोजन के लिए केवल एक ही जगह अप्लाई करना है और कहीं से आपको बार बार परमिशन नहीं चाहिए। सारे विभाग उस एक ही जगह से आपको उसकी परमिशन देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल पुरी रथ यात्रा भगदड़ पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। पुरी रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की दुखद घटना पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि उन्हें सुबह इस घटना की जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत ओडिशा के मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों से संपर्क किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मुझे सुबह इस घटना के बारे में पता चला है। मैंने सीएम और अन्य अधिकारियों से बात की है। उन्होंने आगे बताया है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस घटना के बारे में पोस्ट किया है और जिम्मेदारी स्वीकार की। मेरे को अभी सुबह इस प्रकार की दुखद घटना की जानकारी हुई। मैं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात किया है, अन्य अधिकारियों से, अन्य मित्रों से भी बात किया है। वहां की सरकार और विशेष करके अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का एक संवाद ट्वीट के माध्यम से आई है, एक्स की पोस्ट उन्होंने किया है। उन्होंने उसकी जिम्मेवारी लिया है
और उचित कार्रवाई उठाएंगे, ये आश्वस्त भी किया है। मेरा पूरा भरोसा है पूरी में स्थिति को सुधारने का कोशिश किया जाएगा और वहां की सरकार उसको करेगी। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक की बात की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।